एवरीवन। तो बच्चों हम लोग नीट 2024 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे थे और अब तक हम लोगों ने 1 to 40 क्वेश्चन को अलग अलग पार्ट में डिस्कस कर लिया है। हर क्वेश्चन के पैटर्न को देखा, उसके लेवल को समझने की कोशिश की कि लेवल किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। टॉपिक को समझा कि उन क्वेश्चन के हिसाब से किन टॉपिक्स पे हमको मेहनत करनी है और हर क्वेश्चन का हम लोगों ने डिटेल में एनालिसिस किया है कि अगर इस टॉपिक से ये क्वेश्चन बन सकते हैं तो और क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, और हमें हर टॉपिक पे ऐसे ही काम करना होगा ताकि हम लोग किसी एक टॉपिक के जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं सब पे हमारा कमांड होना चाहिए। आज के सेगमेंट पे हम लोग 2024 के ही 41 to 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एंड दैट विल बी द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस 2024 नीट क्वेश्चन पेपर। फिर हम लोग शुरू करेंगे 23, 22 एंड सो ऑन, और हर एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझेंगे, क्वेश्चन के पैटर्न को, एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चन पूछना चाह रहा है और हमें कैसे प्रिपेयर करना है, ताकि हम 2025 में जब नीट एग्जामिनेशन देने बैठें तो हम बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट हो कि हम अपने हिसाब से प्रिपेयर्ड हैं और क्वेश्चन हम लोग अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, बट बिफोर दैट हम लोग को बहुत जम करके मेहनत करनी है ताकि हम एक कॉन्फिडेंट बच्चे के तौर पे एग्जामिनेशन में बैठें। चलो तो शुरू करते हैं आज का सेगमेंट में, जहाँ से 41st क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे। 41 क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्लास 12th बुक 1 का जो लास्ट चैप्टर है, जहाँ से एक क्वेश्चन बनता है ना। ऐसा नहीं कि एक से अधिक क्वेश्चन बहुत रेट तुमको देखने को मिलेगा, बट एक क्वेश्चन तो बनने का पूरा चांस है। चैप्टर बहुत थ्योरेटिकल है। डिस्प्लेसमेंट करंट तुमको पता होगा, इसके ठीक पहले हम लोगों ने बात किया था, तो वहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट से क्वेश्चन पूछा था। अब यहाँ पर पे इसी चैप्टर से एक बहुत ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा, जो कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बट बिफोर आई स्टार्ट, मैं इस सबको रिकमेंड करूँगा कि ये चैप्टर पर्टिकुलरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनसीईआरटी की बुक में जितनी चीज़ें लिखी गई हैं उनको बारीकी से पढ़ना है, पॉइंट वाइज तुमको उनको नोट डाउन करना है। एग्जामिनेशन के पहले तुमको अच्छे से उसको याद करके जाना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन थ्योरेटिकल बहुत बनते हैं। न्यूमेरिकल्स बहुत ही कम है इसमें, बट कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल्स की इसमें अच्छे खासे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखने पहले क्या करें। 41st क्वेश्चन कहता है कि द प्रॉपर्टी विच इज नॉट, इस बात को गौर, अच्छा कई बच्चे इन सब बातों को भूल जाते हैं कि कहाँ पर नॉट बोला है, कहाँ पर पे असर्टिव स्टेटमेंट है, तो इस बातों को ध्यान रखें। ठीक है ना। तो द प्रॉपर्टी विच इज नॉट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन फ्री स्पेस, इस बात को भी गौर करना कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम में ट्रैवल कर रहा है। कौन सी प्रॉपर्टी उसकी नहीं है, मार्क माई वर्ड, नहीं है पे गौर करना। दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर। हम सब जानते हैं कि दो प्रकार की वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स में पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है वो वेव के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी ही वेव होती है, ट्रांसवर्स। साउंड वेव इज लॉन्गिट्यूडनल बट लाइट वेव इज ट्रांसवर्स। जिस बच्चों को नहीं पता बता दूं, पार्टिकल का वाइब्रेशन अगर वेव के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर है इज ट्रांसवर्स, और अगर पार्टिकल का वाइब्रेशन भी वेव के प्रोपगेशन के पैरेलल है दिस इज लॉन्गिट्यूडनल, जो कि साउंड वेव की प्रॉपर्टी होती है। तो दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गलती नहीं है। हमको नॉट करेक्ट खोजना है, बात ध्यान रखना। एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड। सही है गलत तो बात की बात है, सिर्फ वही चेक हम लोग को नहीं करना है। ये एनर्जी डेंसिटी होता क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि कभी कभी से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं ना क्या होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो बेसिक पिक्चर है वो हम सबको पता है कि वेव का प्रोपगेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो वाइब्रेशन है, ये तीनों आपस में क्या होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो मान के चलो कि दिस इज
प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अलोंग एक्स डायरेक्शन, ठीक है। और ये है इलेक्ट्रिक वेक्टर्स का वाइब्रेशन और ये है मैग्नेटिक वेक्टर्स का वाइब्रेशन, इलेक्ट्रिक वेक्टर्स और मैग्नेटिक वेक्टर्स, ठीक है। ये एक्स एक्सिस में प्रोपेगेशन है, एक मान लो वाई एक्सिस में, एक मान लो जेड एक्सिस में। कुछ इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपेगेशन होता है। अब ये जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी कंटेंट होती है उसको हम कहते हैं एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक वेक्टर या इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी कंटेंट होगी वो कहलाता है एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ये हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, एंड दे आर वाइब्रेटिंग म्यूचुअली परपेंडिकुलरली। अब जो इलेक्ट्रिक वेक्टर में डेंसिटी होती है एनर्जी की, जिसका फॉर्मूला होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, याद रखना। और जो डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड में है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको कहते हैं हम लोग एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जहाँ ई और बी क्या है, ई नॉट या बी नॉट भी कह सकते हो, ये इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर जो वाइब्रेट कर रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड जो है, उनका जो मैग्नीट्यूड कह रहा हूँ, उनका जो एम्पलीट्यूड है वो शो करता है। दिस इज ई नॉट, दिस इज बी नॉट, ठीक है। ये तो हो गया कि भाई जिसकी बात कर रहा है वो क्या है। दिस इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये भाई सब कह रहे हैं कि दोनों आपस में इक्वल होते हैं, और विश्वास करो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। ऐसा बिल्कुल होता है कि दिस टू आर इक्वल, एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट इन इलेक्ट्रिक फील्ड आर एग्जैक्टली इक्वल, ठीक है। तो दूसरी बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई शंका नहीं है। इन दोनों फॉर्मूले को देखना, ये से हो सकता है कभी न्यूमेरिकल्स बन जाए, ठीक है। दे ट्रैवल विथ वेलोसिटी इक्वल टू 1 by म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये भी बिल्कुल सही बात है। ये एक्चुअली इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, सी। तो दे ट्रैवल विथ स्पीड इक्वल टू 1 by म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन अंडर रूट, ये बिल्कुल सही बात है। तो फैक्ट है, इस फॉर्म बहुत बच्चों को पता भी होगा, ठीक है। तो शुरुआत के जो 3 स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। चौथे में दिक्कत है। चौथा कह रहा है दे ओरिजिनेट, दे मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ओरिजिनेट होता है कहाँ से, फ्रॉम चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। यहीं पर मामला गड़बड़ हो गया, क्योंकि मैक्सवेल जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर बहुत काम किया था उन्होंने ये बात को प्रूफ किया, बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो ओरिजिन होता है वो ओरिजिन होता है फ्रॉम एक्सेलरेटिंग चार्ज। जब चार्ज एक्सेलरेट करता है तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ओरिजिनेशन होता है। और अगर आप कहोगे विथ यूनिफॉर्म स्पीड से होगा तो भाई ये एकदम गलत स्टेटमेंट है। ये प्रूवन है, मैक्सवेल की थ्योरी है कि व्हेन चार्ज एक्सेलरेट्स दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। काफ़ी थ्योरी क्वेश्चन था मगर इजी है, ऐसा नहीं बहुत मुश्किल है, पर अगर तुम ध्यान से चीज़ों को पढ़ोगे यू कैन इजीली रीच टू दिस वन कि हाँ भाई ये एकदम गलत बात है। तो 41 क्वेश्चन डन, चलेंगे 42 की तरफ, इसे अच्छे से समझ लो पहले। चलो चलते बच्चों क्वेश्चन 42 की तरफ। और 42 क्वेश्चन जो लिया गया है वो सेमीकंडक्टर चैप्टर से लिया गया है, और इसमें थोड़ा सा व्हीटस्टोन-ब्रिज को भी इंक्लूड कर लिया है। हमने यहाँ 4 ऑप्शन नहीं बनाए हैं क्योंकि डायग्राम बनाने बहुत टाइम खर्च होता, और क्वेश्चन उस लेवल का है नहीं कि बहुत टाइम इस पर खर्च किया जाए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जो करेक्ट ऑप्शन है वो ड्रॉ किया है मैंने, जिसमें इनकरेक्ट है, क्यों इनकरेक्ट है यहीं पर लोग समझ जाएंगे, ठीक है। यू कैन सी द 4 ऑप्शंस यू हैव द पेपर। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि चूज द करेक्ट सर्किट
which can achieve the bridge balance, the Wheatstone bridge, famous Wheatstone bridge balance, जिसमें हम सब जानते हैं कि R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 होता है। बट बिफोर दैट कुछ बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। ये एक पीएन जंक्शन का सिंबल होता है, ठीक है, जिसमें ये वाला साइड P होता है, ये वाला साइड N होता है। ये जो एरो है वो फॉरवर्ड बायसिंग में करंट के डायरेक्शन को शो करता है, जो कि P से N की तरफ होता है। याद रखना, दिस इज P, दिस इज N, एरो P से N की तरफ होता है, ठीक है। फॉरवर्ड बायसिंग में P पॉजिटिव से होता है, N निगेटिव से होता है, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। फॉरवर्ड बायसिंग में पीएन जंक्शन कंडक्ट करता है, हम सब जानते हैं। रिवर्स बायसिंग में जब ये P लो पोटेंशियल पे होगा, N हाई पोटेंशियल पे होगा, पीएन जंक्शन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डायोड, ठीक है। एक डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। तो फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग अच्छे से पता होगा तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। हमें देखना है कि किस कंडीशन में पॉसिबिलिटी बनती है कि बैलेंस हो सकता है कि नहीं। तो जहां पर ऊपर का रेशियो 1:1 है, तो जहां पर नीचे भी 1:1 की पॉसिबिलिटी होगी वो करेक्ट आंसर है। ऐसा नहीं कि होना ही होना है, पॉसिबिलिटी पूछी जा रही है, विच कैन अचीव। ये 15 है, ये पूरा 15 होना चाहिए, ये 5 ओम है। अगर ये 10 हो तो 10, 5, 15, 15, 15, 1:1 हो जाएगा। 1:1 यहाँ भी है, बैलेंस हो गया हमारा ब्रिज। अब ये 10 दे सकता है क्या? हालांकि फॉरवर्ड बायसिंग में पीएन जंक्शन का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, 10 ओम तक मान सकते हो कि यू कैन हैव। तो अगर ये 10 ओम हो जाए और 10 + 5 15 हो गया तो चांस है कि इट कैन बैलेंस। बाकी 3 में क्या प्रॉब्लम होगा? यू कैन सी, बाकी 3 में से जो 2 हैं उनमें पीएन जंक्शन जो है वो रिवर्स बायसिंग में आ गया है। बैटरी की पोलैरिटी भी चेक कर लेना, ये रिवर्स हो गई है, तो N तुम्हारा पॉजिटिव से हो गया बाकी के ऑप्शंस में। तो बाकी के 2 ऑप्शंस में जब रिवर्स बायसिंग में है तो यहाँ से कंडक्शन होगा इन इलेक्ट्रिक करंट का। कंडक्शन नहीं होगा तो फिर वो ब्रिज ही कहाँ से बैलेंस होगा। तो 3 में से जो गलत हैं वो 2 इससे गलत हो गए क्योंकि ये तुम्हारा पीएन जंक्शन रिवर्स बायसिंग में था। तीसरा जो गलत इसलिए हुआ क्योंकि ये 5 ओम और ये पीएन जंक्शन पैरेलल में जोड़ दिया है। इसमें सीरीज में है, उसमें पैरेलल में, और वो मिलकर कभी भी 15 ओम के बराबर नहीं हो सकते। चेक करना, अगर तुम चेक भी करोगे कि अगर ये 5 ओम और ये X आपस में पैरेलल में हो और 15 ओम हो जाए, दिस X विल कम नेगेटिव, जो कि पॉसिबल नहीं है रेजिस्टेंस का नेगेटिव होना। तो 3 ऑप्शंस में से तीनों हमारे गलत हो जाएंगे। ये सही है, इसमें फॉरवर्ड बायसिंग भी है, कंडक्शन भी होगा, और अगर 10 ओम ये दे दिया, 10, 5, 15 भी हो जाएंगे और ब्रिज कुड बी बैलेंस्ड। चेक करना है पॉसिबिलिटी कि कहाँ पॉसिबल है, तो यहाँ पॉसिबिलिटी बनती है। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन विच इज करेक्ट। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। 43rd की तरफ चलते हैं, डू इट फास्ट। चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ, और 43 क्वेश्चन है जो डायमेंशन से लिया गया है। अगेन आसान क्वेश्चन में ही काउंट होगा। क्वेश्चन कहता है कि अ फोर्स डिफाइंड बाई F इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी, जहाँ अल्फा बीटा कांस्टेंट है, F फोर्स है और T इज टाइम। इफ अल्फा बीटा कांस्टेंट्स द फैक्टर विच इज डायमेंशनलेस, तुमको चेक करना है कि इसमें से कौन सा फैक्टर डायमेंशनलेस है। देखो, अब कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में कि बीटा अल्फा हर जगह आ रहा है, तो सबसे पहले अरे यार पहले अल्फा बीटा का डायमेंशन पता करो, अल्फा बीटा यहाँ पे रखना शुरू किया, हुआ सॉल्व हुआ, मगर ज़्यादा वक्त ले लिया। स्मार्ट काम करना है। डायमेंशन में एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो कहता है कि किसी इक्वेशन में लेफ्ट साइड राइट साइड के जो डायमेंशन है वो इक्वल होंगे, और अगर ये प्लस है, ये फोर्स है, तो ये भी फोर्स होगा और ये भी फोर्स ही होगा। तो अल्फा टी स्क्वायर भी फोर्स है और बीटा टी भी फोर्स है।
ठीक है, हम चाहें तो इससे बीटा अल्फा का डायमेंशन निकाल लेंगे, मगर बिना उसके भी हमारा काम हो जाएगा, देखना अभी। तो अल्फा टी स्क्वायर इज फोर्स, बीटा टी इज ऑल्सो फोर्स। ठीक है, तभी आपस में ऐड हुए हैं। अलग फिजिकल क्वांटिटी होंगी तो ऐड नहीं होती है, इक्वेट नहीं होता है। ये दोनों एडेड हैं, अब दे आर सेम फिजिकल क्वांटिटी। यू कैन ऐड लेंथ इनटू अ लेंथ, मास में ऐड नहीं कर सकते ना। चलो, बीटा टी बाई अल्फा, यार बीटा टी तो फोर्स है, तो फोर्स बाई फोर्स होना चाहिए था ना, और अल्फा के लिए फोर्स तो नहीं है, अल्फा टी स्क्वायर फोर्स है, तो ये फोर्स बाई फोर्स तो नहीं है, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। अगला कह रहा है अल्फा टी बाई बीटा, तो अल्फा टी स्क्वायर डिवाइड बाई बीटा टी अगर मैं कर दूं तो टी से टी कटेगा, अल्फा टी बाई बीटा आ जाएगा, क्योंकि दिस बाई दिस इज इक्वल टू फोर्स बाई फोर्स, डायमेंशन इस आएगा। तो जैसे ही फोर्स बाई फोर्स करोगे टी से टी कटेगा, ऊपर क्या बचेगा, अल्फा टी बाई बीटा। तो अल्फा टी बाई बीटा इज द राइट आंसर, जो कि फोर्स होके कटेगा और डायमेंशन लेस बनेगा। अल्फा बीटा इंटू टी, अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई क्यू कहाँ से हो सकता है, अल्फा बीटा बाई टी, अल्फा अगेन अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई क्यू। तो एक मल्टीपल आंसर तो नहीं हो सकता ना, एक ही आंसर सही होगा तो बाकी फिर दो क्यों चेक करना। ठीक, तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं कि दिस सेकंड ऑप्शन इज डायमेंशन लेस। अब बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्यों मौत आ रही है, किस बात का कंप्लेन है, शिकायत है, रिग्रेट है कि नीट नहीं निकल पा रहा है हमसे, नहीं मार्क्स अच्छे आ पा रहे हैं, हम नहीं बन सकते डॉक्टर। क्यों ऐसी भावनाएं मन में आ रही, जब ऐसे क्वेश्चन सामने दिखाई दे रहे हैं जिसमें कोई दम नहीं है। थोड़ा सा बस यहाँ से काम लेना है, दिमाग से नहीं पढ़ना है तुमको 14-15 घंटे, मन से दिल दिमाग से केवल 3 घंटे पढ़ लेना है, बस काम हो जाएगा तुम्हारा। तो दिस इज द क्वेश्चन, देख सकते हो कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे इस बार भी, विश्वास करो। 44 की तरफ चलेंगे, डू इट फास्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन 44 क्वेश्चन भी हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से लिया गया, जो कि अगेन एक मॉडरेट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं कि हमें इसमें कैसे अप्रोच करना है, शुरुआत कैसे करें क्वेश्चन की। 2 इलेक्ट्रिक हीटर है ए एंड बी, हैव पावर रेटिंग्स ऑफ 1 किलोवाट एंड 2 किलो। यहाँ पर एक मिस्टेक है थोड़ा सा, अगर ये कह देता है कि जो उनका ए और बी का जो पावर रेटिंग है वो सेम सोर्स से कनेक्ट करने के बाद है तो और बेहतर होता है, क्वेश्चन में और क्लैरिटी होती, मगर नहीं है तो मान के चलना है कि जो इलेक्ट्रिक हीटर्स ए और बी हैं इनकी जो पावर रेटिंग है 1 किलोवाट और 2 किलोवाट वो एक ही सोर्स से कनेक्ट करने पर हैं। ठीक है, मतलब क्या है कहने का, ये है मान लो एक सोर्स है मेरे पास, एक डीसी सोर्स है, ठीक है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V है। हमारे पास 2 इलेक्ट्रिक हीटर है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक हीटर हमारे पास ये है और दूसरा इलेक्ट्रिक हीटर मान लो हमारे पास ये है। ठीक है, आई कॉल देम ए एंड बी। जब ए को मैंने सोर्स से कनेक्ट किया तो इसका पावर कितना दिया इसने 1 किलोवाट। जब बी को इससे मैंने कनेक्ट किया तो इसने पावर कितना दिया 2 किलोवाट। ये कहने का मतलब है, अब पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। दोनों के लिए सोर्स V सेम है तो पावर डिफरेंट होने का मतलब कि R डिफरेंट होगा, और R डिनोमिनेटर में जिसका पावर कम है उसका R ज़्यादा होगा। इट मेक सेंस, जिसका पावर ज़्यादा है उसका R कम होगा। इनफैक्ट इसका पावर इसका आधा है तो इसका रेजिस्टेंस इसका डबल होगा, तब तो आधा होगा। तो अगर मैं इसके रेजिस्टेंस को R मानूंगा तो इसको मुझको 2R मानना होगा। रेजिस्टेंस हमको ऐसे क्वेश्चंस में रेजिस्टेंस का रिलेशन पहले पता कर लो। इन दोनों हीटर्स को मैंने एक ही सोर्स से कनेक्ट किया है, एक का पावर दूसरे का आधा आ रहा है, तो भैया पावर आधा तभी आएगा जब रेजिस्टेंस डबल होगा। तो इसको R माना तो इसको 2R मानोगे, या इसको R माना तो इसको R/2 मानोगे, R उसका कम हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ये पहले स्टेटमेंट को पढ़ करके कॉन्क्लूजन हमने निकाल लिया। क्वेश्चन के अगले भाग में क्या कहता है, नाउ
they are connected in series and then in parallel with fixed power source. अब इन दोनों को हमने क्या किया, सीरीज में जोड़ दिया और फिर उन्हीं दोनों को पैरेलल में एक ही सोर्स से, जब सीरीज में करंट किया तो भी सोर्स वही था, जब पैरेलल में करंट किया तब भी सोर्स वही था, तो V यहाँ पर पे अगेन सेम होगा। तो पावर का जो रेशियो होगा वो तुमसे पूछ रहा है क्या होगा। जब उनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो R इन सीरीज कितना आएगा, 2R प्लस R 3R, और जब पैरेलल में करंट करेंगे R इन पैरेलल तो 1/2R प्लस 1/R कर लो ना, क्या करना है, या ऐसा सिंपल चेक कर लो तो इट विल बी 2R/3, चेक कर लेना। इन दोनों को सीरीज में जोड़ दिया तो R सीरीज कितना आ गया 3R, और जब जोड़ा पैरेलल में तो RP कितना आ गया 2R/3। तुमसे पूछा है कि इनके पावर का रेशियो क्या होगा। अगेन देखो V दोनों में सेम है तो P का रेशियो R का रिवर्स होगा। तो मैं तुमसे कहूँ P सीरीज इंटू P पैरेलल इज इक्वल टू R पैरेलल इज टू R सीरीज। क्यों? क्योंकि P प्रोपोर्शनल टू 1/R है, क्योंकि V अगेन दोनों में सेम है। तो RP इज 2R/3 एंड RS इज 3R। R से R काट दो और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 2:9। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। कोई दम नहीं क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चन में तुमको अप्रोच देखना होगा। पहले तुमको करना क्या होगा, जो हीटर्स हैं, जो लैंप्स हैं, जो बल्ब्स हैं, उनके रेजिस्टेंस को पहले पता कर लो। रेजिस्टेंस कितना कितना, उनका रेशियो क्या है, रिलेशन क्या है उनका आपस में। फिर जो सीरीज पहले करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन लोगों को मोरलेस मिलेंगे तुम्हारे नीट 2025 में भी। बी रेडी फॉर सच क्वेश्चंस, ठीक है। 45th की तरफ चलेंगे, डू इट फास्ट नाउ। अब देखते हैं क्वेश्चन 45th हमसे क्या कहता है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आउट ऑफ द बॉक्स है, थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चंस अगर पहले से नहीं किए होगे तो वहाँ थोड़ा सा नर्वस हो सकते हो, लेकिन अगर हम लोग पहले से क्वेश्चंस किए हैं ऐसे तो कॉन्फिडेंस भी आएगा। हमने इस चैनल पे एक वीडियो में ऐसे क्वेश्चन कराए हैं, मगर वहाँ पे हमने एक कर्व करके जब मैग्नेट को हम लोग बेंड करते हैं तो वो बताया था। इसमें कर्व नहीं करना है, मगर मिलता जुलता वहीं से है, ठीक। उस वीडियो का लिंक मैं इसमें डाल दूंगा, चेक करना कि क्या डिफरेंस है उसमें इसमें। इस क्वेश्चन को देखते हैं पहले क्या कह रहा है। एन आयरन बार ऑफ लेंथ L हैज़ मैग्नेटिक मोमेंट M। मैग्नेटिज्म चैप्टर से इस क्वेश्चन को लिया गया। लेने में चाहिए यार, वैरायटी होना चाहिए क्वेश्चंस में, है कि नहीं, कि पूरा तुम 11th का ही क्वेश्चंस भर दोगे। मैग्नेटिक मोमेंट की बात हो रही है एक बार मैग्नेट के लिए। तो सबसे पहले क्यों ना बार मैग्नेट एक बना लिया जाए। तो ये है बार मैग्नेट, ये हो गए इसके 2 पोल्स, कॉल देम नॉर्थ एंड साउथ, और लेंथ जो है वो है कैपिटल। हम सब जानते हैं मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। जो L है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का डिस्टेंस होता है। स्मॉल m क्या है, स्मॉल m इज देयर पोल स्ट्रेंथ। तो ये कैपिटल M इज इक्वल टू m इंटू L, या m इंटू 2L भी तुम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा। कभी कभी हम लोग इस डिस्टेंस को 2L भी कहते हैं ना। तो उस 2L को इस क्वेश्चन में L कह रहा है। तो ये सब तो कॉमन सेंस समझ सकते हो कि हम जो फॉर्मूला पढ़े वहाँ पर इसमें क्या फ़र्क है। तो मैग्नेटिक लेंथ L है, जिसको हम लोग 2L ही बोलते हैं कभी कभी, और पुल स्ट्रेंथ हमने मान लिया स्मॉल m। तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो पुल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ होता है। एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, क्या होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ कैपिटल M। यह तो ठीक है, यहाँ तक तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहा है कि इस मैग्नेट को इस बेंट एट द मिडिल, बीच से पकड़ के इसमें जो था उसको ऐसे बेंड किया, और बेंड ऐसे किया कि सच दैट द 2 आर्म्स मेक एन एंगल 60 डिग्री विथ ईच अदर। कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन पढ़ के समझ गए होगे कि कहना क्या जा रहा है, कुछ इस तरीके से, है ना।
तोड़ के मान लो बेंड कर दिया गया इस तरीके से, या बेंड किया तो अपने आप टूट गया होगा, ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, और ये जो आर्म्स हैं बेंड करने के बाद इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो अब जो ये नया सिस्टम बना, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा तुमको बताना है। देखो, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए बेंड करने वरने वाले, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉरी, मैग्नेटिक मोमेंट करो, सॉरी, जो पोल स्ट्रेंथ है, वन ऑप्शन तुम एम लगा दोगे, जो पोल स्ट्रेंथ है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एम था, ये एम ही रहेगा, स्मॉल एम। हाँ, इनके बीच का डिस्टेंस अब हमें चाहिए होगा, विच इज मान लो एल डैश। पहले पूरा एल था, अब एल डैश हमको चाहिए। कैसे नहीं, बहुत सिंपल है, यहाँ से ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, तो एंगल कितना हो गया 30, और ये लेंथ कितना है l/2, और ये अगर l डैश है तो यहाँ से यहाँ कितना होगा l'/2। अब अगर मैं ये 30 डिग्री है तो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू, या साइन लगाना पड़ेगा, sin 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस विच इज l/2. Sin 30 is 1/2, this L dash is equal to L, therefore L dash is equal to L/2. तो जो नया मैग्नेटिक मोमेंट है M डैश इज इक्वल टू M इंटू L डैश, यानी M इंटू L/2, विच विल बिकम M/2। तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, विच इज M/2। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। तो बस तुमको देखना है कि बेंड करने के बाद जो दोनों मैग्नेटिक पोल्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस अब कितना है, पहले जो था अब कितना है। पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं करेगा। ऐसे कई भी क्वेश्चन है, अगर मान लो ऐसे बेंड अगर एक कर्व ही कर दिया तो हमको अब बीच का बस डिस्टेंस चेक करें वो कितना हो गया, बाकी पोल स्ट्रेंथ विल रिमेन सेम। तो ये अप्रोच अगर पता होगा तुमको तो कोई क्वेश्चन भी आएगा तो सॉल्व कर लोगे। 46 की तरफ चलेंगे, डू इट फास्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन 46, जो चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, वहाँ से इस चैप्टर को लिया गया। यंग्स मॉडल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वहाँ से क्वेश्चन तुमको अच्छे से पढ़ के जाना है। हालांकि बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड और कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, मगर चैप्टर इज हाईली कॉन्सेप्चुअल, अच्छे से पढ़ के जाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ। अ मेटेलिक बार ऑफ यंग्स मॉडल्स दिस मच एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिस मच। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का मतलब बहुत लोग को नहीं पता होगा, क्या मतलब होता है। जैसे मान लो मेरे पास एक कोई मेटालिक रॉड है, ठीक है, जिसकी इनिशियल लेंथ L है। मैंने इसके टेम्परेचर को डेल्टा T बढ़ाया, घटा भी सकते हो, मान लो बढ़ाया, और बढ़ाने से इसकी लेंथ में जो चेंज हुआ वो डेल्टा L हुआ। तो जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, ये एक्सपेंड किया है ना लीनियरली, तो जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है जिसको अल्फा से डिनोट किया था जनरली, वो ये होता है डेल्टा L बाई L इंटू डेल्टा T। दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा L बाई L डेल्टा T, जहाँ डेल्टा L क्या हो उसकी लेंथ में जो भी एलोंगेशन हुआ है, L उसकी इनिशियल लेंथ, और डेल्टा T इज द चेंज इन टेम्परेचर। तो ये जिन बच्चों को नहीं पता इस फॉर्मूले को याद रखना, इससे क्वेश्चन इनडायरेक्टली बहुत आते हैं। तो ये भी हमको दिया कि व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, दिस इज 10⁻⁻5 पर डिग्री सेंटीग्रेड। देख लो उसका टाइम यूनिट क्या आएगा, लेंथ कैंसिल, दिस विल बी पर डिग्री सेंटीग्रेड। लेंथ 1 मीटर है, एरिया भी दिया है दिस मच। हीट किया गया, गर्म किया गया फ्रॉम 0 to 100 विदाउट एक्सपेंशन। क्या मतलब हुआ इसका, गर्म कर रहा बिना एक्सपेंशन, गर्म किया गया मगर उसको लेंथ बढ़ने नहीं दिया गया। एक तरफ गर्म कर रहा मगर लेंथ बढ़ने नहीं दे रहे हो, तो क्या होगा उसमें, कहाँ गया, उसमें कंप्रेसिव फोर्स जनरेट होगा। जस्ट लाइक ए स्प्रिंग जो एक्सपेंड होना चाहती है मगर तुम दबा के रखे हो,
तो कंप्रेसिव फोर्स होगा कि नहीं होगा? एक्सपेंड कर रहे हो तुम, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, एक्सपेंड करना चाह रहा है मगर नहीं कर पा रहा है, तो कंप्रेसिव फोर्स जनरेट होगा, वो हमसे पूछा है। हम सब जानते हैं कि y इज इक्वल टू यंग स्मॉलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन, और स्ट्रेन का मतलब होता है डेल्टा एल बाई एल, और डेल्टा एल बाई एल जो है वो अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी कह सकते हो। तो स्ट्रेस जो कि एफ बाई ए है इज इक्वल टू वाई इंटू अल्फ़ा डेल्टा टी। तो यहाँ से f हमें निकालना था, f इज इक्वल टू ए वाई अल्फ़ा डेल्टा टी। तो इस फॉर्मूले से हमें कैलकुलेट करना होगा कि व्हाट इज़ द फोर्स। कर लिया जाए। a कितना दिया है? a इज़ 10⁻³ मेक श्योर कि सारे SI यूनिट में होने चाहिए, 10⁻³ y इज़ 0.5 10⁻11. Alpha is how much? Alpha is 10⁻⁵ and delta t is 0 100 गया, मतलब 100 ही तो हुआ। तो कितना आ गया ये? 0.5 इंटू 11 और 2 13, -5 -3 -8, 13 में से 8 गया, 5 बचा, इंटू 10⁵ न्यूटन। या यूँ कह सकते हो कि सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, यही तो है ना, दिस इज सीमित होगा। तो 0.5 या 50 इंटू 10⁻³ न्यूटन विल बी द स्ट्रेस जो डेवलप होगा, फोर्स डेवलप होगा उस मेटेलिक बार में, ठीक है। तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस है। कभी तुम देखोगे कुछ कुछ जगहों पे ये फॉर्मूला भी हमको डायरेक्ट मिल जाता है, तो किसी बच्चों को ये फॉर्मूला भी याद है इस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड, तो उसका और जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। चलेंगे 47 की तरफ, डू इट फास्ट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 47 देखते हैं हमसे क्या कहता है। अगेन क्लास 11th के सिलेबस से क्वेश्चन है, चैप्टर काइनेमेटिक्स और ग्राफ से लिया गया, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि द वीटी प्लॉट ऑफ अ बॉडी इज शोन। एक बॉडी के लिए हमको वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, और कहता है कि द एक्सेशन ग्राफ दैट बेस्ट सूट्स द मोशन इज। इस मोशन के लिए 80 ग्राफ हमको चेक करना है, कौन सा होगा। 4 ग्राफ दिए थे, 4 ग्राफ में बनाए नहीं है, इसके हिसाब से ग्राफ कैसा बनेगा और क्या ऑप्शन सही होना चाहिए हम डायरेक्ट उसकी बात कर लेंगे। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन, एक पार्टिकल के लिए वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, तुमको पता करना है कि उसके एक्सेशन टाइम का ग्राफ अगर ड्रॉ किया जाए तो कैसा बनेगा। बहुत सिंपल सा ग्राफ को हम लोग पूरे काइनेमेटिक्स में ग्राफ का बहुत डिटेल्ड में मैंने लेक्चर बना कर रखा हुआ है, तुम जाओगे एक एक पार्ट को देखोगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ग्राफ को पहले हमें समझना चाहिए। फर्स्ट हिस्से इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लो पहले। एक हिस्सा यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और तीसरा यहाँ से यहाँ तक। फर्स्ट पार्ट में हम ये देख रहे हैं कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, मतलब देयर इज एक्सेलरेशन। सेकेंड पार्ट में वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब नो एक्सेलरेशन। थर्ड पार्ट में वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, मतलब डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बदल जाता है, जस्ट रिवर्स हो जाता है। तो इन दोनों जगहों में डायरेक्शन का फर्क है। तो 80 ग्राफ जब बनाएंगे तो ये वाला पार्ट एक्सिस, टाइम एक्सिस के ऊपर होगा, ये वाला पार्ट टाइम एक्सिस के नीचे होगा, ताकि पता चले कि वो डी एक्सेलरेशन है, और इस हिस्से में एक्सेलरेशन शुड बी 0। तो बेस्ट शूटिंग ग्राफ जो इसका बनना चाहिए वो कुछ ऐसा बनना चाहिए। ये हो गया तुम्हारा एक्सेलरेशन, ये हो गया टाइम, है ना। फर्स्ट पार्ट में देयर इज एक्सेलरेशन और स्लोप कांस्टेंट है। वीटी ग्राफ का स्लोप मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो स्लोप इज कांस्टेंट एंड सो द एक्सेलरेशन।
तो एक्सेशन विल बी कांस्टेंट फॉर सम टाइम, और इस हिस्से में वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। अगले हिस्से में वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब नो एक्सेलेरेशन, तो ग्राफ शुड बी लाइक दिस, है ना। उसको ब्लू से मैंने बनाया ताकि पता चले कि वो हिस्से में ग्राफ का हिस्सा है वो, ठीक है ना। अगले हिस्से में डी एक्सेशन है, तो डी एक्सेशन के हिसाब से ग्राफ विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा ऑप्शन है, ये तुम्हारा जो आंसर है वो करेक्ट है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस देख के बता सकते हो कि हाँ यार ये वेटी ग्राफ के लिए ये बेस्ट सूटेड एटी ग्राफ है, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन 47, चलेंगे 48 की तरफ, जल्दी कर लो इसको। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन चैप्टर है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, जो कि बहुत आसान सा एक टॉपिक है, बैटरी कनेक्टेड एंड बैटरी डिसकनेक्टेड। वहाँ से इस क्वेश्चन को लिया है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। इफ द प्लेट्स डायग्राम तुमको पहले बना के समझना होगा कि मान लो एक ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसके दोनों प्लेट्स को हमने बैटरी से कनेक्ट किया है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और चार्ज जो है वो इस पर कुछ स्टोर हो गया एज पर द कैपेसिटेंस। V इसका वोल्टेज है, C कैपेसिटेंस है, तो चार्ज जो स्टोर करेगा Q इज इक्वल टू क्या होता है CV। कह रहा है कि द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू बैटरी आर मूव्ड क्लोज टू ईच अदर। इस बात को गौर करना कि जो प्लेट्स हैं उनको नज़दीक ला रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना कि बैटरी कनेक्टेड है कि बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद ऐसा काम किया गया है, ये जरूर चेक कर लेना। इसमें कुछ कहा नहीं है, बट लिखा है कि बैटरी से प्लेट्स कनेक्टेड है और फिर प्लेट्स को क्लोज ला रहे हैं, तो इट मेक सेंस कि यहाँ बैटरी को डिसकनेक्ट नहीं किया गया है, बैटरी इज कनेक्टेड। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि बैटरी कनेक्टेड बैटरी डिसकनेक्टेड एक कॉन्सेप्चुअल फर्क होता है ना। इसका भी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, यू कैन सी, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। तो अब बैटरी कनेक्टेड जब तक रहती है, तुमको एक बात ध्यान रखना होगा, अगर बैटरी कनेक्टेड है कभी भी किसी क्वेश्चंस में, तो ध्यान रखना कि इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है प्लेट्स के बीच का, फिर वो कांस्टेंट हो जाता है। तुम उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ करोगे, प्लेट्स को पास लाओगे, दूर लाओगे, जो भी करोगे, उससे प्लेट्स के पोटेंशियल डिफरेंस पर फर्क नहीं पड़ेगा। वी विल रिमेन सेम, क्योंकि बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड है। तो अब प्लेट्स को तुमने पास लाया, उससे C चेंज करेगा, C चेंज करेगा तो Q चेंज करेगा। V विल रिमेन कांस्टेंट टिल द बैटरी इज कनेक्टेड। अब C कैसे चेंज करेगा, तो C इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A/D, एयर कैपेसिटर के लिए, हम सब जानते हैं फॉर्मूले को। अब प्लेट्स को क्लोज लाओगे तो ये नज़दीक लाओगे तो D जो प्लेट के बीच का डिस्टेंस है वो कम होगा, और D डिनोमिनेटर में है। अगर D कम होगा तो C की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, और C बढ़ेगा तो Q बढ़ेगा, तो चार्ज और कैपेसिटेंस दोनों इंक्रीज करेंगे, वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। ये चीज़ हम अपने दिमाग में रख के चलेंगे, तब ये हमारे ऑप्शंस पे ध्यान देंगे। अच्छा, ये स्टेटमेंट्स हैं, ऑप्शंस नहीं है। कौन कौन से स्टेटमेंट सही है वो तुम्हें ऑप्शंस में 1 2 3 करके दिया था, हमने सिर्फ स्टेटमेंट लिखा है, उसी में चेक कर लेंगे। द चार्ज स्टोर्ड इन इट इंक्रीजेस, सही कि नहीं बताओ। प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस तुमने कम किया है, C बढ़ेगा तो Q भी बढ़ेगा। ये फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन इज 100% करेक्ट, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, द एनर्जी स्टोर्ड इन इट डिक्रीजेस। अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV²। भाई V कांस्टेंट है, C इंक्रीज कर रहा है तो U भी तो इंक्रीज करेगा, तो डिक्रीज कहाँ से करेगा, गलत हो गया। द रेशियो ऑफ चार्ज टू इट्स पोटेंशियल रिमेन्स द सेम। चार्ज और पोटेंशियल का रेशियो Q/V किया तो इज इक्वल टू C आ रहा है, तो चार्ज और V का जो रेशियो C के बराबर है और C तो इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ पे कांस्टेंट लिखा है सेम, तो ये भी गलत हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीजेस, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज, तो चार्ज और वोल्टेज Q इंटू V है। अब चार्ज तो बढ़ रहा है, V तो कांस्टेंट है, लेकिन चार्ज के बढ़ने से इसका जो मल्टीप्लिकेशन बढ़ेगा, तो इन केसेस सही बात कह रहे हैं।
तो फर्स्ट एंड फोर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो इनके सब जो ऑप्शन होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ये भी माना जाएगा। 49 की तरफ चलेंगे, डू इट फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अगेन एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि टेलीस्कोप का हमको मैग्नीफाइंग पावर चेक करना है जब भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए। तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो तो मैग्नीफिकेशन उसका जो फॉर द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप फॉर व्यूइंग अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज हमारा बहुत दूर बन रहा है, इन्फिनिटी बन रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू FO बाई FE, जहाँ FO फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, FE फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। तो कितना हो जाएगा ये, कितना दिया हमको, 140 इज FO ऑब्जेक्टिव और 50 इज आईपीएस। इसको डिवाइड करो कितना आएगा, 28। सिंपल सा है। लेंथ पूछेगा तो लेंथ इज इक्वल टू FO प्लस FE होता है, जो कि 140 प्लस 5 तो कितना हो गया, 145 सेंटीमीटर, अगर लेंथ पूछा होता तो दिस इज बिल्कुल सिंपल सा बच्चों वाला क्वेश्चन। ठीक है ना, पर तुमको ध्यान होना चाहिए कि सब फॉर्मूले क्या होते हैं, किस कंडीशन में फॉर्मूला क्या लगाना है। ठीक है, चलेंगे 50th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी कर लो। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस PYQ 24 का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि अ शीट इज प्लेस्ड इन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस इन फ्रंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल। याद रखना कि एक मैग्नेटिक पोल के सामने हमको एक शीट को रखना है। मतलब ये तुम्हारा हो गया, मान लो कोई मैग्नेटिक पोल है, सपोज ये नॉर्थ पोल है ना, ये इसका साउथ हो गया। अब यहाँ पे एक शीट हमने रखनी है ऐसे, इसके ठीक सामने। अब फोर्स इज नीडेड टू, हमको फोर्स चाहिए होगा किस चीज़ के लिए, लेट अस सी द ऑप्शन। ये स्टेटमेंट्स हैं, इनके ऑप्शंस क्या होंगे, वो कौन कौन सही है उसके हिसाब से देखना होगा। होल्ड अ शीट देयर इफ इट इज मैग्नेटिक, अगर ये मैग्नेटिक है तो उससे इंटरेक्ट करेगा, अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा, तो उसको वहीं पर होल्ड करने के लिए फोर्स तो चाहिए होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज बिल्कुल करेक्ट। टू होल्ड द शीट इफ इट इज नॉन मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक होगा तो इसका इंट्रैक्शन नहीं करेगा, कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं, कोई रिपल्शन फोर्स नहीं, एंड नो फोर्स इज नीडेड, ये गलत है। मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज कंडक्टिंग। देखो अब इसको तुम अगर इससे अवे ले जाओगे, दूर ले जाओगे, फ्रॉम द पोल लिखा है ना, तो इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा, चेंज होगा, जिससे इसके अंदर एडी करंट्स पैदा होंगी। ठीक है, तो एडी करंट्स क्या होगा, अगेन तुमको उसको एडी करंट्स की वजह से ये अपोज करेगा जाने का, तो अगेन तुमको होल्ड करने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। ये भी बिल्कुल सही बात है। मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल, वही थर्ड स्टेटमेंट है, विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज बोथ नॉन कंडक्टिंग एंड नॉन पोलर। जब ये नॉन कंडक्टिंग हो, नॉन पोलर होगा, तो ये इसके से इंट्रैक्शन ही नहीं करेगा, तो नो फोर्स इज रिक्वायर्ड। तो ओनली फर्स्ट एंड थर्ड केस में फोर्स तुमको चाहिए होगा, तो फर्स्ट और थर्ड जो भी होगा ऑप्शंस पे वो सही होगा इसका। ठीक, तो ये था लास्ट क्वेश्चन 2024 के क्वेश्चन पेपर का, और तुमको ही देखना है कि ये लेवल कैसा है और क्वेश्चन के पैटर्न कैसे हैं और हमें किस लेवल तक प्रिपरेशन करनी है, कितनी प्रैक्टिस करनी है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है। तो अब हम लोग मूव ऑन टू करेंगे क्वेश्चन 23 के पेपर पे, बट उसके पहले इस पूरे 50 क्वेश्चन को फिर से देख लो एक बार, ताकि जब फर्दर हम लोग पीछे की तरफ जाएं 23, 22, 21 करते हुए तुम कॉन्फिडेंट रहे कि हम इतना पढ़ चुके, हम खुद से क्वेश्चन कर सकते हैं, और उसके लेवल का देखो, पैटर्न का देखो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसमें जहाँ भी कोई डाउट हो ज़रूर पूछना। थैंक यू सो मच।